जी हम पहुंच चुके हैं जापान के साहल पर। मेरे पीछे अगर मेरा कैमरा दरान बट आपको दिखा सके तो ठाठे मारता समंदर आपके पीछे है। और मुलाकात करते हैं कैसे पाकिस्तानी से जिसको 1986 में उसने जापान की धरती पे कदम रखा। उस वक्त वीज़े नहीं थे, लेकिन जब जापान की गवर्नमेंट ने वीज़े देने शुरू की तो पहला वीज़ा उस पाकिस्तानी को जो सियालकोट का शहरी है उसको दिया गया। आइए आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ, उसकी स्टोरी ये सुनाते हैं। आज की हमारी माई स्टोरी के मेहमान हैं जनाब महर आरफ साहब, जो कि चाचा आरफ के नाम से मशहूर हैं। जापान में कब आए, कैसे आए, इन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि कैसा सफ़र था इनका जापान का और किस तरह इनको पासपोर्ट दिया गया। जी मुझे बता, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइए अपना चाचा आरफ की, आप जापान में कब आए और क्या क्या यहाँ पे मुश्किलात थी आपके लिए और कैसे आपका सफ़र यहाँ शुरू हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जापान में 1985 में आया था। 85 से लेकर 86, 7 और ऐसे पहले इतने पाकिस्तानी नहीं होते थे। जी। मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ कि जब मैं जापान में आया था, पहले नंबर पे तो खाने पीने का मसला बहुत था और दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे वीज़े की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं 2-3 साल ओवर से रहा। उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने जिस तरीके से भी मेरे नसीब में मुकद्दर में यहाँ पे शादी लिखी, मैंने शादी की। तो ऐसे ही होते होते जापान गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जापान में रहने वाले तमाम वो फॉरेनर लोग जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ जापान से चले जाएं। लेकिन मैंने और मेरे ससुराल वालों ने और मेरी मिसिस ने, मेरी वाइफ ने, उन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरीके से, अब ये शादी तो हो चुकी है लेकिन किसी भी तरीके से इसको अब जापान में ही रहना चाहिए और ये शादी जो है ना, ये सारी ज़िंदगी यहाँ पे टाइम गुजारना चाहिए। काफ़ी मुश्किल वक्त तो होगा जब आपकी नई नई शादी हुई और यहाँ से जापान गवर्नमेंट कहे कि आप उस बीवी को छोड़ो और अपने मुल्क वापस जाओ, तो क्या जज्बात उस वक्त आपके? एक्चुअली मुझे वाइफ के साथ प्यार ही इतना था कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं इतनी दूर से आया। पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर सियालकोट है, सियालकोट शहर से मैं बिलोंग्स हूँ। जब मैं आया था तो फिर मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब मैं मरते दम तक अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना अपनी बीवी और यहाँ अपने बच्चों के साथ ही गुजारूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे भी दिए, कारोबार भी दिया, बिज़नेस भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सेटल हूँ। अच्छा मुझे बताइए कौन सा अमल था, वो क्या तरीका आपने इस्तेमाल किया कि आपको जापान में पहला वीज़ा अलॉट किया गया? क्योंकि जो मेरी इत्तलात के मुताबिक है आप पहले पाकिस्तानी है जिसको जापान की तरफ से यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस रहने का जो परमिट मिला, वो पहले पाकिस्तानी है। वो क्या वाक़या, वो हमें सुनाइए, हमारे नाज़रीन वो जानना चाहते हैं। जी, वो ये था कि जापान में पहले नंबर पे तो हर बंदा, उस वक़्त जापान में वीज़ा नहीं होता था, जापान में सिर्फ एंट्री होती थी। जब मैं आया हूँ उस वक़्त एंट्री थी, उसके बाद मैं जापान में ओवरस्टे हो गया था तकरीबन 3-4 साल। तो जब मैंने शादी की, शादी करने के बाद इन लोगों को नहीं पता था, जापान इमिग्रेशन को भी नहीं पता था कि ये कैसे वीज़ा दिया जाए। तो इसके लिए मैंने बड़ी जद्दोजहद की, वकील किए, बहुत ज़्यादा मैंने जद्दोजहद की कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ सेटल होना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ, अपनी बीवी को खुश रखना चाहता हूँ। तो अल्लाह का एक फ़ज़ल व करम है कि उस वक़्त की मेरी कोशिश, मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ पूरे जापान के अंदर। आप जितनी भी कम्युनिटीज़ को मिलेंगे, किसी से भी मेरा तारफ़, मेरा नाम पूछेंगे, सब आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि पहला सियालकोट शहर, पाकिस्तान के सियालकोट शहर का आरिफ अराई है कि जिसने सबसे पहले वीज़ा लिया था। अच्छा आरिफ अराई साहब, मुझे ये भी साथ बता दीजिए कि जब आपको वीज़ा मिल गया था उस वक्त आपके जज्बात कैसे थे? आप क्या सोच रहे थे उस वक्त कि जब आपको पहला वीज़ा पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ जापान में दिया गया? जी, मेरे जज्बात उस वक़्त ये थे कि सबसे पहले मैं अपनी वालदा को ये बताना चाहता था कि आज अल्लाह का शुक्र है मैं जापान में सेटल हो गया हूँ और अल्लाह ने मुझे अच्छी बीवी दी है। ये बहुत अच्छी कंट्री है। भले कि हम मुसलमान हैं लेकिन ये हमारे मुसलमानों से भी बढ़ चढ़ के ये लोग मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं। जी नाज़रीन, मैं बताऊँ, इन्होंने जैसे बताया कि जब इनको पहला वीज़ा मिला यहाँ पे रहने का तो जापान की उस वक्त के मीडिया ने इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेलीविज़न पे और अखबारात में और साल में दिखाया। मैं आपको कुछ क्लिप भी दिखाता हूँ, मैंने खुद भी वो देखी हैं चीज़ें। पुराने मैगज़ीन्स हैं 1992 के, 1991 के, जब इनके रंगीन इंटरव्यूज़ उस वक्त छापे गए इनकी बीवी के, इनके, और दिखाया गया अलोन पासपोर्ट।
क्योंकि एक ही पासपोर्ट है जो जापान ने जारी किया पाकिस्तानी को, वो वाक़या सारे प्रिंट हो चुके हैं। अच्छा मुझे बताइए कि जब आपके इंटरव्यूज़ करते थे तो क्या सवाल ज़्यादा करते थे आपसे, यहाँ का मीडिया क्या पूछता था? जी, यहाँ का मीडिया यही पूछता था कि आप पाकिस्तान से आए हो और आपके आने का मकसद क्या था और आपने करना क्या है यहाँ पे। तो मैंने कहा बस मुझे यहाँ पे लव हो गया है, मैंने शादी कर ली है। अब मैंने अपने माँ बाप को पीछे भी बोल दिया है कि इंशाल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं यहीं रहूँगा, पाकिस्तान आऊँ जाऊँगा। बस मुझे यहाँ से बाहर आने जाने की परमिशन दी जाए और मुझे ऐसा कोई वीज़ा या पासपोर्ट इशू किया जाए कि मैं यहाँ पे अपनी बीवी को खुश रख सकूँ, यहीं रह सकूँ और अपने बहन भाइयों को मिलाने के लिए पाकिस्तान लेके जा सकूँ। यही मेरा उस वक्त दिल में था। अच्छा आपको चचा कहते हैं, चाचा सियालकोटी भी कहते हैं, चाचा अरब भी कहते हैं, इसकी क्या वजह है? जी, प्यार मोहब्बत है सबका, लेकिन हैज़ एक सीनियर कि मैं उस वक्त नया जब आया था तो बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी थे, यंग भी थे, लेकिन सब ने उस वक्त मुझे यही कहा कि यार जो काम एक हमारे पाकिस्तानी सियालकोट वाले ने किया है, पाकिस्तान के सियालकोट शहर से आया है, इसने ये काम किया है, किस तरीके से इसने शादी की है, अल्लाह ने इसको बच्चे भी दिए हैं, अल्लाह ने इसको वीज़ा भी दिया है। तो सब ने मुझे जो है ना एक सलूट मार के कहते थे यार आप चाचा हो, यार आप बादशाह हो, बादशाह हो, आप चाचा हो। अभी हम आपको दिखाते हैं इनके दोस्तों के वो कमेंट्स जो दोस्तों ने बताया इनको चाचा क्यों कहा जाता है। पहले वो सुनते हैं, उसके बाद फिर यहीं से बात जारी रखेंगे और ये चल के देखते हैं चाचा सियालकोटी के जो दोस्त हैं, जो इनकी उम्र से बड़े भी हैं, इनको चाचा कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और मिलते हैं अभी चाचा के दोस्तों से मिलने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये जापान चिबा कैंप से राना मुनीर मेरा नाम है। ये आरिफ भाई, चाचा आरिफ उर्फ चाचा, ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और ये दिल लगा के इधर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। माशाल्लाह इनको 25 ईयर हो गए मेरे साथ दोस्ती और ये काफ़ी मुझसे भी काफ़ी पुराने हैं, सीनियर आदमी हैं और ये ईमानदार और दयानतदार हैं। तो इनका जो यहाँ पे माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब तो लाइफ गुजरी इनकी पाकिस्तान में कम गुजरी, जापान में ज़्यादा गुजरी हैं, तो ये तारीफ़ के लायक है और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त दे, हमारी तो यही ख्वाहिश है। और कहने का मकसद ये है, मैं माई टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमारे जापान में आके मैं इनको वेलकम कहते हैं। काफ़ी हमारे दोस्तों का इंटरव्यू लिए इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भैन चाचा आरिफ इस करके कहते हैं क्योंकि चाचा आरिफ च अपनाहत आ, टोटली अपनाहत आ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ 10 ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਜਬੂਰੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਆਰਿਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਆਰਿਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਆਰਿਫ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਪੂਰੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਚਾਚਾ आरिफ हो गया, क्योंकि बहुत नाइस फैलो है, बहुत अच्छा दिल है इन्हों का। अस्सलाम वालेकुम, मैं जी शहजाद चिट्ठा मेरा नाम है। मैं आरिफ साहब को कई सालों से जानता हूँ। ये चीबा में रहते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, दोस्तों की बड़ी हेल्प करते हैं। जो भी न्यू कमर्स हैं, जापान में आने वाले लोग हैं, एयरपोर्ट पे काम करते हैं, स्पेशली इनको सबसे पहले मिलते हैं और सबसे पहले इनको मिलने के बाद ये माशाल्लाह उनको रिसीव कर लेते हैं और उनकी बड़ी हेल्प करते हैं ये जी। दोस्तों से तो आपने सुन लिया कि इनको चाचा आरिफ क्यों कहा जाता है। कोई शक नहीं कि जो ये काम यहाँ कर रहे हैं वो एक चाचा वाला काम ही है। जैसे बड़े हमारे चाचा या हमारे ताया हमारे काम आते हैं, ऐसे ही ये यहाँ पे पाकिस्तानी के काम आते हैं। थोड़ा इनसे और जानते हैं इनके बचपन के मतलब। जी मुझे चाचा आरिफ साहब बताइए कि आपका बचपन कैसा गुजरा। सियालकोट से बताया आप बिलोंग करते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, कहाँ से तालीम हासिल की, ये बताइए थोड़ा सा। जी, मैं पाकिस्तान सियालकोट शहर मोहल्ला शहापुरा से हूँ और मैंने तलीम जो हासिल की है वो गवर्नमेंट कौमी हाई स्कूल से मेट्रिक में, और बचपन मेरा वहीं गुजरा है सियालकोट की गली महलों में, दारा राइयाँ, महल्ला नासर रोड, बिजली महल्ला शाहपुरा, वहीं मेरी जमपदैश है शाहपुरे की। कैसा बचपन था, शरारतें करते थे या सादे से बच्चे थे, ये थोड़ा बताइए। जी, मैं शरारतें बहुत करता था, इतनी शरारतें करता था कि पूरा महल्ला मुझसे तंग आ गया हुआ था।
कि जी वो मेरा नाम मुंडा है कर गया, मेरा ने मुंडे ने है कर देता है। शरारतें मैं बड़ी करता था। जब से आप जापान आए हैं आपका मोहल्ला सुकून में है? जी अब स्कूल में है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे दराज से यहीं पे मतलब सेटल हूँ, तो पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, सबको मिलता हूँ। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी पाकिस्तान पढ़ लिख के आए हैं, वो भी जापान में ही रहते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर आपके दोस्त हैं वो याद तो आते होंगे, तो क्या करते हैं जब वो दोस्त आपको बहुत ज़्यादा याद आए तो फिर क्या करते हैं उनके लिए आप? बचपन तो बचपन ही होता है, बचपन बहुत याद आता है। और बचपन के जिगरी यार दोस्त जो हैं वो दिल से जानो जीत से भी ज़्यादा याद आते हैं। जाते हैं जब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, वो भी बूढ़े हो गए हैं, मिलने का, एक दूसरे को गले मिलने का मज़ा ही कुछ और है। बचपन ये याद आता है कि यार काश इतनी ज़िंदगी जापान में नहीं अपने यारों दोस्तों से वहाँ गुजारते, मुल्क के हालात ठीक रहते तो वहीं रहते। लेकिन एक मकसद था कि आए यहाँ पे सेटल हो गए, अब आना जाना तो लगा ही रहेगा सारी ज़िंदगी। मैंने अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने ज़िंदगी में पहला झूठ कब बोला था? जी जब मैं जापान क्या झूठ था वो? झूठ ये था कि मैंने अपनी वाइफ को ये बोला कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप जो हैं वो पाकिस्तान से हांगकांग में रहते हैं। अच्छा। ये सबसे पहला झूठ बोला था। तो झूठ का कोई फ़ायदा हुआ आपको? फ़ायदा ये नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ था कि वाइफ बाद में आज तक हंसती है, कहती तू मुझे कह रहा था कि मेरे माँ बाप पाकिस्तान में नहीं है, हांगकांग में रहते हैं। तो हम लोग हांगकांग में भी गए, तो कहती तेरे माँ बाप, मैंने कहा वो पाकिस्तान में रहते हैं। ये झूठ पकड़ा गया सबसे पहली बार। पहला झूठ पकड़ा गया। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी पहली कमाई क्या थी और कितनी थी? पहली कमाई मेरी तकरीबन पाकिस्तानी 1.5-2 लाख रुपए थी, जो पाकिस्तानी पैसों में बनती है। और मैंने सबसे पहली कमाई अपनी माँ को, अल्लाह जन्नत नसीब करे, माँ को सबसे पहली कमाई भेजी यहाँ से। अच्छा, वो जो कमाई का फ्रॉड हो गया था वो क्या था? वो फ्रॉड ये हुआ था कि मैं जहाँ पे नौकरी करता था, शुरू स्टार्ट में यहाँ पे जॉब पे मिलती थी नौकरी, और एक दोस्त थे वो मेरे गुजरात शहर के, वो भी मेरे भाई थे। उनकी क्या मजबूरी थी, वो हमारे 11-12 आदमियों के पैसे लेके भाग गए, हमें सैलरी नहीं दी। अच्छा, तो यहाँ पे ये मुमकिन होता है कि लोग, क्योंकि जापानी लोग तो सुना है कि बहुत अच्छे होते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ से कोई सैलरी लेके भाग जाए? जी उस वक्त पता नहीं, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या मसला था। मैं भी नया नया था, लैंग्वेज नहीं आती थी, और अब अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ऐसी मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई कभी सुना भी नहीं है। लेकिन उस वक्त जो फ्रॉड होना था वो मेरे अकेले के साथ नहीं, 11-12 हम सियालकोट के एक ही मतलब गली महल्ले के लोग थे, तो हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ था। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने बहुत से काम किए जब यहाँ पे आप आए, आप बता रहे थे गाड़ियों का काम भी किया, ऑक्शन में गए, सब कुछ किया। अभी क्या करें, इस वक्त आप क्या काम कर रहे हैं जापान में? जी मैंने शुरू स्टार्ट में यहाँ पे मजदूरी की, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम किए। उसके बाद जब गाड़ियों का पता चला, गाड़ियों के काम में आया, गाड़ियों का बिज़नेस बहुत ज़्यादा किया। जब वहाँ से भी मैं ये समझ ले कि फ्लॉप हो गया, और कोशिश तो बड़ी की कि गाड़ियों के काम में बिज़नेस को ऊपर लेके जाऊँ, लेकिन कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि मैं फ्लॉप हो गया। उसके बाद अभी मैं फ़िलहाल तकरीबन 10 साल से मैं एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। जी, आरफ चचा ने बताया कि वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इनके साथ चलते हैं एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ऑफिस में और वहाँ देखते हैं ये क्या काम करते हैं। और मैंने सुना कि ये काफ़ी पाकिस्तानी काम भी आते हैं। ये सारी बातें हम एयरपोर्ट पे करेंगे। यहाँ से फ़िलहाल कट करते हैं और एयरपोर्ट चलते हैं। लेकिन आपसे मैं इल्तमास करूँगा सब दोस्तों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। और ये जापान में हमारा दूसरा प्रोग्राम है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आप भी चाहते हैं किसी अपने चाहने वाले को, दोस्त का इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उनका इंटरव्यू आपके सामने पेश कर सकें। तो चाचा आरव के साथ हम देखते हैं एयरपोर्ट पर क्या काम करते हैं। अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं, कितने बच्चे हैं और क्या क्या करते हैं।
माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मेरी फैमिली 3 मेरे बच्चे हैं, 2 मेरी बेटी हैं, 1 मेरा बेटा है जी। और बेटी मेरी दोनों मेरे साथ इधर जापान में अभी जॉब करती हैं, और बेटा मेरा जापान के टीवी में जो है वो स्टार है। बच्चों में किसके साथ आपकी ज़्यादा दोस्ती है? डॉक्टर साहब ऐसे तो नहीं, दोस्ती तो सबके साथ ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे बड़ी बेटी जो है वो करती है, बहुत ज़्यादा। मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं जी, सब माशाल्लाह प्यार करते हैं जी। छुट्टियों में घर में रहना पसंद करते हैं या कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं? छुट्टियों में बाहर जाना जो होता है वो महीने में 1-2 बार तो ज़रूर होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अपने घर पे वक्त गुजारते हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं? क्या घर का खाना खाते हैं या बाज़ार से लेके आते हैं? डॉक्टर साहब, खाने में सबसे ज़्यादा जो है अपने हाथ की पकी हुई रोटी और अपना पाकिस्तानी सालन, और जो भी ये खुद बनाते हैं, हम खुद ही घर में सब मिलकर बनाते हैं, मिलकर सब खाते हैं। क्या घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाते हैं? जी, तकरीबन हांडी मैं ही बनाता हूँ, और वाइफ जो है वो सारी कटिंग वगैरह वो करती हैं। बच्चे प्लेटों में सालन वगैरह डालते हैं, फिर इकट्ठे एक टेबल पे बैठ के खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा और बहुत मज़ा आता है पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का। अपनी पर्सनैलिटी के मतलब थोड़ा सा बताइए कि आप कैसी शख्सियत हैं? डॉक्टर साहब, पर्सनैलिटी जापान में ये है कि तकरीबन आप ये देख लें कि टाइम के साथ उठना, टाइम के साथ खाना खाना, टाइम पे जॉब पे जाना, और टाइम के मुताबिक ही अपनी लाइफ जो है, अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो एक ऐसे ही पर्सनैलिटी की तरह, मशीन की तरह बन चुकी हुई है। ज़िंदगी में और क्या हासिल करना चाहते हैं? आप जापान में हैं, बहुत कामयाबियाँ समेट ली, लेकिन क्या कुछ ऐसा बाकी रह गया है जो आप अभी तक हासिल करना चाहते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ डॉक्टर साहब सब कुछ है, और अब तो यही चाहता हूँ कि बस तीनों बच्चे शादी कर लें। अभी एक बेटी ने शादी कर ली है, बड़ी बेटी है, और छोटा बेटा अभी वो गैर शादीशुदा है। तो अपनी सारी ज़िंदगी की मसरूफियात जो भी यहाँ पे वक्त गुज़र रहा है, और जैसे ही वो भी दोनों शादी कर लें, अपनी ज़िंदगी की यही है कि क्या ज़िंदगी में जो बनना चाहते थे वही बने या कुछ और बनने का इरादा था लेकिन यहाँ पे आ गए? ज़िंदगी में सोचा तो यही था कि बिजनेसमैन बनूं, लेकिन बिजनेसमैन तो नहीं बल्कि एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी मैन बन गया हूँ। जी नाज़रीन, चाचा आरफ ने बताया कि उनका बेटा शाहरुख जो है इस वक्त वो जापान का टीवी का आर्टिस्ट है, और मैं आपको बताऊं कि वो वाकई एक बुज़ुर्ग के नाम से यहाँ म्यूज़िकल ग्रुप है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ग्रुप है नौजवान लड़कों का, और पूरे जापान में इस वक्त उनकी धूम है। तो आइए थोड़ी सी उसको वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी आदमी जो यहाँ पे मेहनत कर रहा है उसने अपने बेटे को कितना अच्छा तैयार किया है कि म्यूज़िक की इंडस्ट्री में जापान में रहते हुए उसने अपना नाम पैदा किया है। तो पहले इसकी वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। はい、ブザの裏のリーダーシャレフです。よろしくお願いします。見どころはなんか最後にこうじゃんけんポンってやるんですよ。お客さん जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जापान के कब्रिस्तान में। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं कब्रिस्तान में क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये जापान का एक अनोखा कब्रिस्तान है, और इस अनोखेपन को बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चाचा आरफ, उनसे पूछते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये कब्रिस्तान क्यों दुनिया में अनोखा है। जी मुझे बताइए आरफ साहब कि ये कब्रिस्तान दुनिया में अनोखा क्यों कहलाता है? जी डॉक्टर साहब, ये इसलिए कि ज़मीन शॉर्ट होती है, एक ही कब्र में पूरे ख़ानदान की राख से जो ला के एक ही जगह में दफनाई जाती है, और उसके खाने पीने का सामान भी उनके लिए यहाँ पे जो शौक़ से वो खाते पीते हैं वो भी रखा जाता है। अच्छा, मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो कब्र है मुझे नज़र आ रही है, कि मेरा कैमरामैन दिखाया आपको, ये कब्र बहुत ही खूबसूरत है। दिल करता है कि इसको देखते रहो, इतनी खूबसूरत कब्र बनी हुई है। और उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि कुछ ड्रिंक्स भी पड़े हुए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये, और ये फूल पड़े हुए हैं। और ये लोग बताते हैं यहाँ पे कि एक ख़ानदान की एक ही कब्र होती है, और इसी एक कब्र में ही सब जो अफराद होते हैं उनको जलाने के बाद उसकी राख उसमें ला कर डाल दी जाती है,
है, बल्कि यहाँ तक मैं देख रहा हूँ सिगरेट तक भी यहाँ मौजूद है और बड़ी खूबसूरत कब्र है। अब मुझे ये भी बताइए कि ये जो कब्रिस्तान इतना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती कायम रखने के लिए क्या क्या किया जाता है यहाँ पे? ये जापान में सबसे महंगा पत्थर होता है, ये हमारे पाकिस्तान से भी इंपोर्ट होकर यहाँ पे आता है। ये पत्थर जो होता है ये लगाते हैं वो लोग एक ही ख़ानदान के लिए, सब आपस में जो भी उनके हस्बे तफीक पैसे होते हैं इकट्ठे होके पैसा ख़रीद के वो पूरी तैयारी से शौक़ से ये कब्र बनाते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं ये बड़ी खूबसूरत कब्रें हैं। लोगों के घर भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कब्रों की खूबसूरती मुझे लगता है कि घरों से ज़्यादा है। और ये कब्र के पीछे जो मुझे तख्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये तख्तियों का क्या राज है, ये बताइए ज़रा। जी, ये एक ही कब्र में जितने ख़ानदान के फ़र्द को दफनाया जाता है वो सब के नाम लिखे जाते हैं। जैसे जैसे किसी की डेथ होती है सब के नाम लिखे जाते हैं और वो एक एक आदमी की एक एक तख्ती होती है। जी अच्छा, आपने सुना कि घर के अफराद सारे एक ही कब्र में होते हैं, लेकिन उनके नाम की तख्ती यहाँ पे लगा दी जाती है ताकि पता चल सके कि कौन फ़र्द जो घर का वो फोत हो चुका है इस ख़ानदान का, और ये तख्ती लगाने का यही मकसद होता है। और ये बड़ा ज़बरदस्त कब्रिस्तान है, इसकी मज़ीद आपको फुटेज दिखाते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको और एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाता हूँ कि यहाँ पे ये पहले पाकिस्तानी हैं। पहले तो मैंने बताया था कि ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस की इजाज़त मिली थी, और अब ये पहले पाकिस्तानी हैं जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। इस बारे में पूछते हैं। चाचा आप बताइए कि आप पहले पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या ये वाकई सच बात है? जी, ये सच बात है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जापान में मैं फ़र्स्ट टाइम जब आया था उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी मैंने सबसे पहले लिया था क्योंकि मैं ओवर से था। उसके बाद मैं यहाँ पे बिज़नेस करता रहा। बिज़नेस कुछ ऊपर नीचे फ्लॉप होके बहुत कुछ हुआ, लेकिन एंड पे आके मैंने यही कहा कि अब मैं इंशाल्लाह ताला वो एयरपोर्ट पे जॉब के लिए अप्लाई किया और शुक्र अल्लाह का कि मुझे जॉब मिल गई। और मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से जितने भी फॉरेनर आते हैं, कोई मसला बनता है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा दिलो खुलूस से मैं हेल्प करता हूँ और जो कुछ मेरे बस में होता है मैं उनकी बढ़ चढ़ के इमिग्रेशन के अंदर भी और कस्टम में भी मदद करता हूँ। और कौन कौन सी एयरलाइन के साथ काम कर रहे हैं आप? जी, मैं जापान की 3 एयरपोर्ट हैं, टर्मिनल 1, 2, 3 3 एयरपोर्ट हैं यहाँ की। तीनों एयरपोर्टों की जो जितनी भी एयरलाइंस हैं उनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और थाई एयरलाइन और तुर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, तकरीबन इस तरह अन्ना और जाल दूसरी जब जैसे भी मेरी ड्यूटी चेंज होती है, एक दिन में तकरीबन मैंने 20 से 25 फ़्लाइटें करनी होती हैं। जी नाज़रीन, सुना आपने, ये हमारा आज़ाद है, ये हमारे पाकिस्तान का आज़ाद है कि चाचा सियालकोटी यहाँ पे जॉब भी करते हैं और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस मिली। और हमने मिलवाया आपको ऐसे बंदे से जो पाकिस्तान का फ़ख्र है दूसरे मुल्क में रहते हुए। हम ऐसे और लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगे आपको। अगर आप भी किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके उन चाहने वाले को हम भी आपके सामने TV पर ले आ सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और जानते हैं कि सब्सक्राइब करने के हमें पैसे नहीं मिलते, सिर्फ आपका प्यार मिलता है। हमें वो आपका प्यार चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए ला सकें। जापान में इनका इंटरव्यू यहीं तक, इनकी स्टोरी यहीं तक, ये इनकी पहली स्टोरी है। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो दोबारा आएंगे, इनकी डिटेल के साथ, इनकी पूरी फैमिली के साथ पार्ट 2 भी तैयार करेंगे। और जापान में जो और शख्सियतें यहाँ पर रहती हैं जो पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं, ज़रिए मुबादला कमा रही हैं और पाकिस्तान के लिए खिदमत उनकी बेमिसाल है, उनके इंटरव्यू भी आपके सामने पेश करेंगे। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह जापान में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।